अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फाद साहब, आज की जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं उसमें एक अफसोसनाक खबर है, उससे आगाज़ करते हैं। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वो जाम बहक खो गए हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है और उसके बाद बड़ी तेजी से उसमें डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। तो आज जो भी लेटेस्ट अपडेटेड है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और नून लीग के भी नए सदर आ रहे हैं, लगता है नया नैरेटिव आने वाला है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी को रीवाइटलाइज करने आ रहे हैं। वो कैसे करेंगे और क्या वो मुमकिन ही है, ज़रा इस पर बात करेंगे। और क्या ये भी एक बड़ी आम स्टोरी कि क्या पाकिस्तान में सोलर पैनल के हवाले से हुकूमती पॉलिसी चेंज होने जा रही है, क्या पीपल्स फ्रेंडली हो भी रही है? नहीं, बड़े दिन से हर तरफ यही बात हो रही है बतूल, और ये वाकई में एक कंफ्यूजन फैला हुआ है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और लोग परेशान हैं। तो आज जरा जो हकायक हैं कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है, उस पर भी जरा बहस। तो पहली स्टोरी से शुरू करते हैं, पहले खुलासा बता देते हैं व्यूअर्स को। बिल्कुल, कि आप आज हुआ क्या, अब तक सूरत हाल किधर खड़ी है, क्योंकि ये मामला जो है ये जब से चला है तो बाकायदा तौर पर लम्हा ब लम्हा उस पर डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो अब इस वक्त तक ये जो ईरानी सदर की जो वफात की स्टोरी है, ये कहाँ खड़ी है? बतूल जरा अपडेट कर दें व्यूअर्स। बिल्कुल, सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा समेत 9 अहम ओहदेदार जाम बहक हुए हैं। इस हादसे में नए अबूरी सदर और वजीर खारजा नामजद हुए हैं। 50 दिनों में ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। हादसे के बाद 1 घंटे तक इब्राहिम रईसी और उनके इब्राहिम रईसी के हमसफर जिंदा रहे। ईरानी सदर के दफ्तर से राब्ते की कोशिश भी हुई। हादसे की वजह बारिश और शदीद धुंध करार दिया गया है। मलबा पहाड़ी से मिला। परवाज के आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। अब इसमें जो मजीद जो अपडेट्स आ रही हैं बतूल, वो ये भी हैं कि एक तो ये भी अनाउंस हो गया है कि जो फ्यूनरल है जो वो कल होगा। मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारे अहम जो लीडर्स हैं वो शिरकत करेंगे। हमारी साइड से भी, पाकिस्तान की साइड से अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ कि कौन जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में सदर या वज़ीर आज़म में से मेरा अंदाज़ा ये है कि ज़रूर कोई ना कोई जाएगा। और ख़ास तौर पे क्योंकि देखिए अभी यानी कितने ही दिन हुए हैं, चंद हफ्ते पहले जो है वो इब्राहिम रईसी साहब जो हैं ये यहाँ पे आए हुए थे और बड़ा जबरदस्त उनका दौरा रहा। $10 बिलियन की तजारत का ऐलान भी किया था। बड़ा और उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार, बड़ा ही अच्छा एक हार्ट वार्मिंग कमेंट भी दिया था, जो भी आप जिक्र कर रही थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करूँ, लेकिन फॉर सम रीजन, ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होंगे। बिल्कुल, और ये आपको याद है कि ये उस वक्त ये विजिट हुआ था जब उससे पहले जो है वो बड़ा टेंशन हुई थी और वो रॉकेट अटैक्स भी हो गए थे। पहले उन्होंने किया ईरान ने, फिर हमने किया। तो ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग विजिट था और बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट था और हर हवाले से तो बहुत ही अफसोसनाक खबर। और जो इब्राहिम रईसी साहब की प्रोफाइल है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ही वाज अ वेरी ब्रेव लीडर और मुसलमानों में वो बड़े मशहूर थे अपने स्टैंड के लिए। 2021 में जब वो इक़्तिदार में आए तो डोमेस्टिकली उनको चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में जिन फ्रंट्स को उन्होंने फेस किया, फॉर एग्जांपल जो गाज़ा पे उनका स्टैंड था और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ उनकी एक डील भी हुई थी। तो ये वो 2 मेजर ब्रेक थ्रूज थे जो उन्होंने किया। और इवन ईरान वाज द ओनली कंट्री जिन्होंने इजराइल के ऊपर बिल्कुल रॉकेट दागे। बिल्कुल और बड़ा उन पे बड़ी उनको पजीराई मिली थी, कम से कम जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से। अच्छा, इसमें अब देखें 2-3 चीज़ें अहम हैं इस हवाले से। जो एक ट्रैजिक डेवलपमेंट थी वो तो हो गई, और उसमें उनके साथ साथ जो ईरान के वजीर खारजा थे उनकी भी जो है वो यहाँ पे डेथ हुई है इसी में, और उसके अलावा और भी दीगर लोग भी थे। अब एक तो जिस तरह के आपने जिक्र किया कि फौरी तौर पर जो उनके जो एक वाइस प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, उनको जो है वो सदर के इख्तियारात दे दी गए हैं, एक्टिंग सदर, कायम मुकाम सदर, और जो वजीर खारजा हैं वो भी हो गए हैं। तो जाहिर बात है बिजनेस ऑफ द स्टेट तो ऐसी ही चलती है और उसमें एक कंटिन्यूटी है। दूसरी चीज़ ये है कि अब 50 दिन में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के बाद जो है वो फिर एक नए सदर का इंतखाब होगा, और उसके लिए जो एक उनकी इंटरनल वो एक तरीकाकार होता है, वो एक कमेटी वगैरह बन गई। अच्छा, अब इसमें चंद एक अहम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में बतूल में डिस्कस करनी चाहिए। एक तो ये कि जो इनका 2021 में जो इलेक्शन हुआ था इब्राहिम रईसी साहब का, ये एक इनका जब वो ईरान में जो क्लासिफाई करते हैं कि भाई ये हार्ड लाइन है या थोड़े से ये मोर ऑन द लिबरल साइड हैं, हालांकि लिबरल की डेफिनेशन वहाँ वो तो नहीं है जो हमारे यहाँ होगी, लेकिन ये कि ये जो है ये वाज कंसिडर्ड हार्ड लाइन ग्रुप में से थे। और ये जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं
آیت اللہ خامنئی ان کے یہ بڑی قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے. اس سے پہلے یہ ان کی جوڈیشری کے ہیڈ بھی تھے. اور مور امپورٹنٹلی جو اب سپریم لیڈر, ظاہر بات ہے ان کی بڑی ایج ہو گئی ہے ان کی, اور ان کا جو سکسیشن کی باتیں اب شروع ہو گئی ہیں. آئی تھنک if I remember correctly وہ شاید 85 سال ان کی عمر ہے آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہیں. تو ان کی جو سکسیشن کا ہے کہ جی ان کے بعد کیا ہوگا, اس میں جو 2 نام آ رہے تھے, ایک تو خامنئی صاحب کے بیٹے ہیں اور دوسرے یہ تھے رئیسی صاحب. سو یہ وہ بہت امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ تھا جس پہ یعنی اوپنلی تو ڈسکشن نہیں ہوتی تھی بٹ نام آ رہا تھا. اچھا, اب دیکھنا یہ کہ کیونکہ ایکچوئل جو ریئل پاور ہے وہ تو سپریم جو ان کا لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے ریئل پاور. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک سکسیشن ہے یا اس میں کون سے نام آتے ہیں. سو یعنی کہ بنیادی طور پہ ایران کی جو انٹرنل پاور ڈائنامکس ہیں اس میں اب ایک دم کچھ چینجز ہوں گی, پہلی بات. دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب یہ جو 50 دن بعد الیکشن ہوگا اس میں کون آتا ہے. اور میں جو ابھی پروگرام کے لیے ریڈ اپ کر رہا تھا تو اس میں ہر طرف یہی جو ہے وہ لوگ ایک بات کر رہے ہیں, جو لکھ بھی رہے ہیں لوگ, کہ ابھی تک کچھ کلیئر امیدوار نہیں ہے. یعنی ان کا 2025 تک ان کا ٹرم تھا ابھی ابراہیم رئیسی صاحب کا. تو اب سڈنلی اس وقت کوئی امیڈیٹ کوئی امیدوار نظر نہیں آ رہا کہ بھئی یہ وہ شخص ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئے گا. جو الیکشن ہوا تھا ابراہیم رئیسی صاحب کا اس میں بھی بہت ساری انگلیاں اٹھی تھیں کہ جی اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے, ان کو کسی نہ کسی وجہ سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی. تو ایک طرح کا وہ کنٹرول قسم کا الیکشن ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آبویسلی کوشش تو یہی ہوگی کہ کیونکہ یہ ہارڈ لائن پریزیڈنٹ ہے تو انہی کے اسکول آف تھاٹ سے کوئی آئے. اور بالکل خامنئی کے بہت قریب تھے, اور جو وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے یا ڈیپٹی چیف آف جوڈیشل اتھارٹی تھے اور نیشنل پروسیکیوٹر جنرل بھی تھے, اور یہ ساری 2012 کے بعد کے عہدے تھے جو انہوں نے سنبھالے, اور ہی واز ویری کلوز ٹو سپریم لیڈر. اور تو اب بھی لگ ہی رہا ہے کہ انہی کی ٹیم کا کوئی کانفیڈنٹ آئے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اب کون ہوتا ہے وہ میرے خیال میں کچھ چند دنوں میں ہو جائے گا. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں کرنے کی بطول وہ یہ ہے کہ ایک تو جو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ اس بہت ہی افسوسناک واقعے سے کوئی ایران کے اندر کوئی ٹرمول آئے گا, وہ ایسا ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. یا یہ کہ کوئی ایک دم کوئی تھوڑا سا کوئی ہلچل مچ جائے گی, وہ بھی ایسا نہیں ہے. وہ سسٹم اس طریقے کا ہے کہ وہ اس کو ابزارب کر اور پھر ایک جو ایک نیا لیڈرشپ کا جو بھی پروسیس سامنے آ جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سپریم لیڈر کی پوزیشن کے حوالے سے انٹرنل اندرونی طور پر جو ایک رسا کشی ہوگی وہ ضرور ہوگی. اور میرے خیال میں جو لوگ ایران کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں ان کی اصل میں نظریں ادھر ہوں گی مور دین کہ جو اگلا صدر کون بنتا ہے, کہ سپریم لیڈر کی سکسیشن میں ان کے بعد کے وقت کے جو امیدوار ہیں ان میں کون ایمرج کر کے سامنے آتا ہے, وہ اصل چیز ہے دیکھنے والی. ہمارے لیے آبویسلی یہ ہے کہ جی جو ایک طریقے سے نیبرہڈ میں جو ایک ایران کا رول ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور ایکسپیکٹڈ یہ کہ اس میں کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوگا. اور ٹرکی واز ون آف دا کنٹریز جنہوں نے فوراً امدادی اپنی ٹیمیں بھیجیں, حالانکہ اتنے سخت موسم میں دھند بھی تھی. تو یہ ایک جیسچر ہی آپ کر سکتے ہو بینگ برادر کنٹریز, لیکن یہ کہ اس حادثے سے پھر جو نقصان تھا وہ تو ہو گیا. بالکل. اور میرے خیال میں ابھی دیکھنے اگر 1-2 دن میں جس طریقے سے ابھی یہ فیونرل ہوگا, پھر اس کے بعد جو سارے معاملات چلتے ہیں, تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑے کافی دن تک اب میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بنے رہے گا ون وے اور دی ادر. تو بٹ میرے خیال میں ہم سب کی یہی امید ہوگی کہ جو اسموتھ سکسیشن ہو, جو بھی کچھ ہونا ہے کوئی ٹرموئل نہ ہو. اچھا, اب اس میں ایک ایلیمنٹ اور ہے جس کا ہم بات کر لیں اس سے پہلے کہ پھر ہم اپنی دوسری سٹوری پہ چلتے ہیں. وہ یہ کہ جی یہ چل رہا تھا کہ یہ کہیں کوئی سیبوٹاج تو نہیں ہے. یہ بات ہو رہی تھی بات, خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے جب اتنے زیادہ ٹینشن ہے, خطے میں بھی ٹینشن ہے. موساد نے کچھ رسپانسبلٹیز لی ہیں. بالکل ایران کے انہوں نے لوگوں کو ہٹ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ 5 نیوکلیئر سائنٹسٹس کو ماضی میں موساد مار چکی ہے. اور سیریا میں جو ایمبیسی تھی جس ایران کی جو کونسلر جس کو ہٹ کیا, جس کے نتیجے میں پھر ایران نے ڈرون اٹیک کیا تھا, وہ بھی یہ تھا. اس سے پہلے ایران کے جو سینئر ایک جنرل تھے ان کو اسیسنیٹ تھا. تو یہ ایک تاریخ تو ہے, لیکن
خطرہ یہی تھا کہ کہیں اگر تھوڑا سا بھی اس طرح کا شک ہوا تو اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں. بہت دیکھیں نا, اگر تو ایک ملک کا صدر جو ہے وہ اگر ہٹ ہو رہا ہے تو, اور کوئی اور ملک کر رہا ہے تو پھر تو جنگ ہی ہے. لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں آئی, نہ ہی میں نے بہت ساری جگہ پہ دیکھا ہے اس میں آن لائن کہ اسرائیلی جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی آف دا ریکارڈ جرنلسٹوں کو فیڈ کیا کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اور ایران نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جو بھی بیان آیا ہے اس میں کہیں بھی ایسی کوئی انہوں نے اشارہ بھی نہیں کیا. لیکن جیسی اس کی ٹائمنگ ہے اور جس طرح سے یہ ہوا ہے اور جو ایسے ہائی پروفائل انسیڈنٹس ہوتے ہیں, پھر اس پہ شک و شبہات تو پیدا شک تو بالکل ہوتا ہے, اور اسی لیے یہ بات جو ہے یہ گردش بھی کر رہی ہے. شک کہہ لیں یا خدشہ کہہ لیں یا خطرہ کہہ لیں, لیکن کیونکہ ایران نے خود ابھی تک اس طرح کوئی انڈیکیشن نہیں دی تو میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہی کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا, بہت ہی افسوسناک حادثہ تھا, لیکن اس میں تخریب کاری کا یا سیبوٹاج کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا. Let's see how the story unfolds in future. بالکل, اس کو کچھ نہ کچھ تو چیک کریں گے, انکوائر کریں گے. نہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور اگلے اب ذرا سیاست پہ آ جائیں. موسم گرم ہے, سیاسی بھی اور ویسے بھی. گرمی تو بہت شدید ہو گئی ہے, اور کل سے بائی دی وے ہیٹ ویو بھی شروع ہو رہی ہے. پنجاب میں پرٹیکولرلی, خاص طور پہ پنجاب میں بڑی زبردست ہیٹ ویو شروع ہو رہی ہے. آپ نے بھی کچھ تھوڑا سا خیال رکھا ہوا ہے. لیکن شکر ہے بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. ہاں چھٹیاں ہو گئی ہیں, اسکول بند ہو رہے ہیں, اور پانی پینا بڑا ضروری ہے, بالکل ہائیڈریٹڈ رکھنا. بالکل بالکل, تو بڑا اہم میسج تھا جو ہم نے آپ کو دیا, پبلک سروس میں. بالکل. اچھا, اور بائی دی وے ہم ایک نیوز پہ اس پہ بڑی ڈیٹیل کوریج بھی آ رہی ہے. تھوڑا سا یہ تو بہت اچھی بہت ڈیٹیل کوریج آ رہی ہے ایک نیوز کے ویوز کے لیے کہ ہیٹ ویو کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے اپنوں اور خاص طور پہ بچوں کو کس طریقے سے. اور پلیز اس کو سیریسلی لیں. بالکل بالکل. تو اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں کہ نون لیگ کے نئے صدر آ رہے ہیں. اب نئے صدر ویسے تو پرانے والے ہی صدر ہیں, لیکن اب وہ دوبارہ نئے صدر بن کے سامنے آ رہے ہیں دوبارہ, اور بڑے ہی ایسے وقت پہ آ رہے ہیں جب نون لیگ میں کی سیاست جو ہے وہ بڑی ایک بھول بھلائیوں میں جو ہے اور ان کو نئے پن کی اشد ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. نون لیگ کو ایک نہ صرف یہ کہ اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنا ہے, بلکہ وہ ووٹرز جو ایک زمانے میں ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلے گئے, جو پنجاب کے الیکشن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جماعت جو پی ایم ایل این جو 3 دہائیوں سے پنجاب کو ڈومینیٹ کر رہی تھی, اب وہ پنجاب میں اسٹرگل کر رہی ہے. تو اس کے لیے اس کو ایک نیا ویژن چاہیے, ایک نیا بیانیہ چاہیے, ایک نئی قسم کی سیاست چاہیے. کیا نیا صدر یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نیا صدر اکیلا ہے, وہ اپنے تئیں ہی کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. اچھا, اب دیکھیں یہ تو کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب اپنی اگریسولی جو ہے بڑی جارحانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنا سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے. بنیادی طور پر ان کا جو اس وقت جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے 28 مئی کو شاید باقاعدہ طور پر فارملی جو ہے وہ میاں نواز شریف صدر بن جائیں گے اپنی جماعت کے. تب تک پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ میں بڑا میموریبل ہے نون لیگ کے لیے. کیوں بلا؟ کیوں وہ نیوکلیئر ایکسپلوژن تھے, تو اس حوالے سے انہوں نے جان کے وہ ڈیٹ چنی, اور انہوں نے بلکہ نون لیگ کا یہ جملہ بھی تھا کہ جی ہم تو 28 مئی والے ہیں, 9 مئی والے نہیں ہیں, یہ جملہ وہ کرتے تھے. تو اب 28 مئی کو نواز شریف صاحب آ جائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے اگر جب وہ پارٹی کی باغدور سنبھال لیں گے تو کیا وہ کو مختلف قسم کی سیاست کو منظر عام پر لے کے آئیں گے, مختلف نیا بیانیہ آئے گا. اب اگر میں پچھلی وہ سپیچ دیکھوں جو ابھی انہوں نے کی ہے جب یہ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے, تو اس میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنی پرانی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. بالکل, اور وہ قوم سے گلہ کر رہے ہیں, وہ قوم سے گلہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ان کے ہاں کیا تھے موڈ, ذرا لوگوں کو ریفریش کرا دیں کہ میاں نواز شریف نے ابھی جو تقریر کی ہے اس میں کیا بولے تھے. بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستانی قوم سے میں گلہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اقتدار سے ہٹایا, وہ خاموش بیٹھی رہی. حالانکہ وہ تو آپ کے ووٹرز ہیں, وہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ پرفارم کریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے ملک کو برباد کیا. 2013 الیکشن کے بعد عمران خان کے پاس گیا, میں عمران خان کے پاس گیا اور وہ لندن چلے گئے, اور انہوں نے کہا کہ وہ جنرل ظہیر الاسلام کے پاس پہنچ گئے. مجھے پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ بھی کہیں اور سے آیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ثاقب نثار کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو لانا ہے, کرپٹ ججز وزیر نقوی کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اب کیوں یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے بدلے کی سیاست کرنی نہیں. ہاں, اب دیکھیں نا یہ ایشو تو یہ سوال تو اٹھے گا نا
बतूल कि अगर आप एक नई बयानिया और नई सियासत लेकर आना चाह रहे हैं तो ये इससे तो लगता है कि अभी तक वो माजी में उनका फोकस अभी भी पास्ट है, फ्यूचर नहीं है। और ये ऐसे वक्त पे जब आपका जो वोटर है, जो आपका इलेक्टोरेट है, वो सारा यंग है। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और आपने यूथ को अट्रैक्ट करना है, जिसने भी सियासी तौर पर जो है वो कामयाबी हासिल करनी है। इमरान खान साहब का सबसे बड़ी कामयाबी है ये कि उन्होंने यूथ को अपनी साइड पे कर लिया। अब यूथ को ये बयानियां अट्रैक्ट करेगा? ये तो एक इंडिविजुअल वो है कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई। और ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो ये एक सियासी लीडर के तौर पे 3 दफा वो वजीर आजम रहे हैं और एटमी धमाकों का वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन वो ये समझ क्यों नहीं पा रहे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वोटर उनके लिए बाहर निकलता। वो कह रहे हैं कि जी मेरे साथ जो आपने एहतजाज नहीं किया, क्यों निकलता? देखिए मैं ये समझता हूं कि देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी। इसमें तो अब मेरे ख्याल में कोई भी शख्स हो ना, मैं कहता हूं कि जो पीटीआई के लोग भी हैं ना, वो भी अंदर से वो जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ जिस तरीके से उनको पैनामा के केस में निकाला गया वो सरासर गलत था। जो साकिब निसार, जजेस साकिब निसार और दीगर जजेस ने जिस तरीके से वो मामला हैंडल किया, वो सरासर बिल्कुल जो है वो यानी कि कहीं से भी वो कानूनी जो है मयार पे पूरा नहीं उतरता, वो तो एक सियासी फैसले थे। जिस तरीके से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जुडिशरी के साथ मिलकर ये इंश्योर किया कि नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से निकाला जाए, वो भी तो तारीख में तो ये क्लियर हो गया। हालांकि अभी तारीख में इतने अरसे नहीं गुजरा, लेकिन अगर जो पहला ड्राफ्ट आया तारीख का, उसमें तो ये क्लियर हो गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। लेकिन फाद साहब एक बहुत अहम नुकता, 2018 में तो नवाज शरीफ ही नहीं अपने वोटर से गिला कर रहे थे। आपको याद है कि जब तैयारे से उतरे थे तब तो वो डिफेंड कर रहे थे कि जी इतनी पाबंदियां हैं तो मेरा वोटर बाहर नहीं निकल रहा, तो अब तो आपको डिफेंड कर रहे थे कि ये कुछ इंतशार नहीं फैलाएंगे, तो अब अपने वोटर से गिला क्यों करें? अब देखें, अब सवाल ये कि ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अब उसके बाद करना क्या है? क्या लोगों से गिला करना है या आगे चलना है? इस पे जरा बड़ी अहम हमें बात करने की जरूरत है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जरा इसका पता लगाएंगे कि कौन सी ऑडियो लीक्स हैं जो नवाज शरीफ साहब के पास है, और हमारे पास गेस्ट भी हैं इरफान सदीकी साहब, बड़े रेलेवेंट। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं नून लीग के नए सदर और उनके नए सियासी नैरेटिव के हवाले से, और हमें इरफान सदीकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जी इरफान सदीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इरफान साहब, मैं और बतूला भी ये बात कर रहे थे कि ये जो अब नया मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब सदारत संभालने लगे हैं चंद दिनों में, और उससे ये भी लग रहा है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि PMLN की सियासत में जो है वो एक नई रूह फूंकी जाए और उसकी जो एक खोई हुई साख है उसको वापस लाया जाए। बट द बिगर क्वेश्चन इज कि ये कैसे होगा, और उसमें सबसे जो कम से कम मैं जानना चाह रहा हूं कि अब मियां नवाज शरीफ साहब जब वो पार्टी के सदर बन जाएंगे तो क्या को फंडामेंटली न्यू नैरेटिव जो है वो आ रहा है जमात का? बहुत शुक्रिया आफात। मामला ये है कि ये जो मूव है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा से पार्टी की सदारत संभालें, इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा जो आप तासुर दे रहे हैं या तसव्वुर कर रहे हैं कि जी कोई नैरेटिव में बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीलियां आ रही हैं, कोई नजरियाती उफक पे कोई नई चीजें आ रही हैं, ऐसा शायद हो भी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पेशे नजर नहीं है। फिलहाल हमारा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होने के नाते बहुत मसरूफ हो चले हैं और उनके पास वक्त वाकई नहीं होता है कि वो सियासी अमूर पे तवज्जो दे सकें या पार्टी की क़यादत जो है उसके जो तकाजे हैं वो पूरे कर सकें। मरियम आपको पता है चीफ ऑर्गेनाइजर थी और वो खासा काम संभाले हुए थी, अब वो भी मसरूफ हो गई। तो पार्टी की हद तक जो लोगों का एक लिएजान होता है, राब्ते होते हैं, अरकान असेंबली आना जाना चाहते हैं, किसी खोटे के साथ बंधे रहना चाहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसके लिए जो मेल मुलाकात का सिलसिला होता है, और पार्टी का जो सदर दफ्तर है वहाँ एक कुल वक्ती सदर मौजूद हो जो इन तमाम अमूर को देखे, और वो अगर नवाज शरीफ जैसी कदावर फिगर हो तो हम समझते हैं कि पार्टी को नज़्म ज़ब्त देने में, उसको ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करने में
उसके अंदर यकजहती लाने में अगर कोई रिफ्ट्स हैं तो उनकी बखिया गरी करने में वो बड़े मुआविन साबित होंगे। तो अगर ये इरफान सी साहब, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि वो लोग जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं, जिनके पास हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी है और उनके पास वो वक्त नहीं है, तो वो इसलिए उनको पार्टी के जो ऑफिस हैं उनसे अलग किया जाए, तो ये फिर सब पे अप्लाई करेगा? यानी कि फिर मरियम नवाज साहिबा का है वो भी ख़त्म होगा, जो एहसन इकबाल साहब का ओहदा है सेक्रेटरी जनरल का वो भी ख़त्म होगा, और जितने भी लोग इस तरीके से इन ओहदों पर हैं वो सब के सब जो है फिर वो बरतरफ होंगे? जी फाद साहब, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी जानती है कि आज से नहीं, मियाँ साहब का एक खासे तवील अरसे से ये एक तासुर देते रहे हैं वो और कहते रहे हैं वो कि जो लोग पार्टी में ज़्यादा वो हैं, वो पार्टी में सरगर्म होना चाहते हैं वो सरकारी ओहदों से दूर हो जाएं, और जो सरकारी ओहदे हैं वो सरकारी अपनी जो मसरूफियात हैं, सरकारी तकाजे हैं, सरकारी उनके जो पोर्टफोलियोज हैं उनके साथ इंसाफ करें। तो ये बात बिल्कुल महले नज़र है, पेशे नज़र है, लेकिन फिलहाल सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक इसका इतलाक होगा और इसका जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से यानी पॉलिटिकल जिम्मेदारियों से दस्तकश हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि मरियम साहिबा भी फिर स्टेप डाउन करेंगी। ये मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है कि इस उसूल को रूबे अमल लाया जाए और जो सियासी जिम्मेदारियां जो हैं वो उन लोगों को दी जाएं जो हुकूमती जिम्मेदारियां जिनके पास नहीं है, या जो चाहता है कि वो सियासी जिम्मेदारी ज्यादा एहसन तरीके से सरंजाम देने का ख्वाहिशमंद है, तो वो अपनी हुकूमती जिम्मेदारी से दस्तकश हो जाए। लेकिन ये एक इसको रूल आउट नहीं कर सकते। यानी कि जो 28 मई को जो ये मीटिंग होने जा रही है जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को सदर बनाया जाएगा, उसी मीटिंग में ये जो बाकी लोग हैं ये भी दस्तबरदार होंगे और उनकी जगह नए लोग आ जाएंगे, उसी मीटिंग में अनाउंस हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है। फिलहाल तो मियां नवाज शरीफ साहब का बाज़ाब्ता इंतखाब होना है, उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन बन गया है, वो नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह लेगा, जो एक इंतखाबात की एक्सरसाइज होती है हमारे अपने आइन के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के तकाजों के मुताबिक वो पूरी की जाएगी। और हो सकता है कि ये जो जनरल काउंसिल है ये मियां साहब को इख्तियार दे दे कि जी आप जो मरकजी ओहदे हैं उनकी तैनाती के लिए जिन भी अफराद को नामजद करना चाहें वो कर दें। तो वो इख्तियार जब मियां साहब के पास या जो भी सदर इलेक्ट होगा उसके पास आ जाएगा, तो वो फिर मजीद तब्दीलियां जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कर सकता है, लेकिन ये तवक्को नहीं है कि 28 को इन वन गो ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, मुझे जो समझ आ रही है मेरे ख्याल में, जो मैं इन्फर कर रहा हूँ कि ये एज अ प्रिंसिपल ये अप्लाई हो जाएगा, यही चीज़ के दो ओहदे नहीं रख सकते, लेकिन कब होगा वो अभी आप जाहिर बात है आप कमिट नहीं कर रहे। इरफान साहब क्विकली ये बताइए कि अब इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासी तौर पर एक पोजीशनिंग है जिसमें पंजाब में उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था, और गवर्नमेंट का बोझ भी है, और ये भी एक तासुर बन रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत है, मियां नवाज शरीफ साहब इस पार्टी पोजीशन से कंफर्टेबल है? देखिए, जो इस वक्त नज़्म हुकूमत है या जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और जो एक ऐसी कैफियत में हम मुब्तला हैं जो पिछले 4-5 साल में इस पाकिस्तान के अंदर इकानमी के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी एफर्ट की जाए जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स पूरी तरह शामिल हों और कोई छोटी मोटी बात जो है वो इस तरह की ना हो जो खींचातानी का बायस बने या जिससे दोनों या तीनों इरफान सिद्दीकी साहब, कथा कलाम ही माफ, एक सवाल करने का मौका दें। आप ये कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और बात करने का मौका हो, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक 8 फरवरी के इलेक्शंस में के हवाले से नवाज शरीफ भी वही मौक़िफ़ इख्तियार करें जो नून लीग में बेशतर लोग टीवी पे आके कह चुके हैं कि बहुत सारे हलकों से उनको जितवाया गया। क्या नवाज शरीफ को इस बात का एहसास है कि वो इस मसले को किस तरह से एड्रेस करेंगे अपनी सियासी साख को मुतासर किए बगैर, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव?
देखें, ये कोई मसला अब नहीं है। ये मसला उस वक्त होता है, अगर आप हिस्ट्री पे नजर रखें, जब इंतखाबात पे शकूक व शुबहात का इजहार करने वाले जो लोग होते हैं या सियासी जमातें होती हैं, वो एक वाज़े लाए अमल इख्तियार करती हैं। और इसकी मिसाल 1977 में हमारे सामने आई थी, जब PNA ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबात को नहीं माना था और प्रोविंशियल के जो अलग होते थे, अगले दिन होते थे, उनका बाइकाट। लेकिन माजरत के साथ इरफान सिद्दीकी साहब, इस वक्त तो जो अपोजिशन का हाल है वो तो PNA बनने के काबिल ही नहीं है। इस वक्त तो अपोजिशन आप देख ही रहे हैं कि वो कितना ज़ेर-ए-ताब है। मेरी गुजारिश सुन लेंगे तो शायद आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। जी। तो उन्होंने ये किया था लाए अमल के हमारे एक मेंबर ने भी नेशनल असेंबली का हल्फ नहीं उठाना और नहीं उठाया, जहाँ से एक क्राइसिस पैदा हुई, एक बोरान पैदा हुआ। अब जो PTI है वो बोरान तो पैदा करना चाहती है, लेकिन वो चारों असेंबलियों में हल्फ उठा चुकी है, वो नेशनल असेंबली में हल्फ उठा चुकी है, वो सेनेट में आ चुकी है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले चुकी है, वो अपनी हुकूमत बना चुकी है, वो अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो निजाम का हिस्सा बन गई है, उसके अंदर रच बस गई है। अब फार्म 47 कहें या कोई और कहें, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा जब होता है जब आप निजाम से बाहर सड़क पे बैठ के एहतजाज करते हैं। अब आप सड़कें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, ऐवान आपके हाथ। लेकिन नवाज शरीफ के पास तो एक ऑप्शन है ना इरफान सिद्दीकी साहब। उन्होंने अपने खिताब में भी कहा कि 2013 में इलेक्शन के बाद इमरान खान के पास गया, लेकिन वो लंदन चले गए थे। तो अब अगर वो इमरान खान के पास जाना चाहें, जो कि इमरान सनाउल्लाह साहब के बयानात से समझ चुके हैं, तो उनके रास्ते में रुकावट कौन है? नहीं, उनके रास्ते में रुकावट खुद इमरान खान है। उस वक्त नवाज शरीफ एक वजीर आजम के तौर पर मैं उनके साथ था, बड़ी शगुफ्ता, बड़ी अच्छी, बड़ी शाइस्ता मुलाकात हुई थी, हंसी मजाक हुए थे। और उसके चंद महीने, 2 महीने 3 महीने बाद फिर धरने शुरू हो गए थे, तो ये तज़किरा किया था उन्होंने। अब मामला ये है कि जो इमरान खान है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चल के जा नहीं सकते, वो जेल में है। लेकिन क्या वो ये जुमला भी नहीं कह सकते जी कि मैं अपने लोगों को कहता हूं कि वो उसी तरह नवाज शरीफ के पास चले जाएं जिस तरह वो चल के मेरे पास आया था और मामला ठीक करें? वो ये तो कह सकते हैं ना। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो मियाँ साहब ने जो तकरीर की अभी पिछली मीटिंग में, जिसमें उन्होंने उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई, और वो अभी मैं और बतूली बात कर रहे थे, एस्टैब्लिश भी कर चुके हैं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से इक़्तिदार से बाहर निकाला गया वो गलत था और वो ज्यादती थी, और वो इट इज़ एन एस्टैब्लिश फैक्ट। अब सवाल ये है कि ये जो तकरीर उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा, उन जजेस का नाम भी लिया, एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने मिलकर जो है वो उनके साथ वो ज्यादती की थी, कि उनका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब कौन करेगा? गवर्नमेंट तो PMLN की है, तो वो एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? और क्या मियाँ साहब ये चाहेंगे कि बाकायदा तौर पर इन लोगों के खिलाफ को कार्रवाई हो? जी, वो यकीनन मेरा ख्याल ये है कि आप भी चाहते हैं, जो भी जमहूरियत पसंद है, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, और जो माजी की गलतियों का एक एतराफ़ करने के साथ साथ वो कहते हैं ना कि गलती की माफ़ी भी होती है और माफ़ी एक तलाफ़ी भी मांगती है। तो ये माफ़ी तलाफ़ी का किस्सा जब ही होगा कि जिन लोगों ने ये कुछ किया है। देखें ना, एक मोटी मोटी सी बात है फात कि अभी हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, GDP की बात करते हैं, अब 6 पॉइंट से आगे जा रहे थे, आज आप 2% पे जाने के लिए धक्के खा रहे हैं। ये पॉइंट तो ठीक है सर, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फिर अब देखें ना, गवर्नमेंट तो PMLN की है, तो अगर उनका एहतसाब करना है तो वो गवर्नमेंट ने करना है, मियाँ साहब की अपनी जमात ने करना है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? एक बात होती है जो आप नजरियाती तौर पे जिस चीज पे यकीन रखते हैं और जिस पे आपका ईमान होता है, और दूसरी बात जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि यकीन रखने के बावजूद और उसको बरहक मानने के बावजूद शायद आप उस पे अमल पैरा नहीं हो सकते। हम नहीं हो सकते, माजी में भी नहीं हो सकते, अभी भी नहीं हो पा रहे। हमने परवेज मुशर्रफ को कटहरे में लाके खड़ा किया, पहली दफा अदालत बनी, पहली दफा सजाएं हुई, लेकिन क्या आप उस शख्स को एक दिन भी जेल डाल सके? नहीं डाल सके। तो इसलिए एक अच्छे काम की ख्वाहिश करना उसूली और नजरियाती तौर पे, और फिर उस पे अमल पैरा होने की जिद्दोजहद, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर हम अमल नहीं कर सकते तो हमें एक अच्छी बात से और नजरियाती लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, जी लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ से जब पाकिस्तान वापस आए थे, उम्मीदें
पाकिस्तान तैयारे को पे बैठ के मैं बार बार तैयारे के नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि सब में वाकई बहुत उम्मीद थी कि शायद चीज़ें बदल जाएंगी। तो उस वक्त जब वापस आए थे तो उस वक्त क्यों कहा उन्होंने कि बदले की सियासत नहीं करनी और सबको माफ कर दिया और आगे बढ़ेंगे, और अब दोबारा एहतसाब की बात कर रहे हैं? कंफ्यूज है एहतसाब करना है नहीं करना? एहतसाब और बदले में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। एहतसाब होता है किसी वाकई गलत कारकर्दगी का, किसी गलत काम का जो जमाने को नजर आ रही है। जमाने को नजर आ रहा है ना कि क्यों आपने एक बंदे को जो बैठा हुआ था, मुझे आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी एक उम्दा बात सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि जब हमने 58(2) खत्म की 13वीं तरमीम के जरिए, तो आसमा जहांगीर मरहुमा तशरीफ लाई और उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया आपने। उन्होंने कहा हमने अच्छा किया, 58(2) को हमने उड़ा दिया। सदर जो था ये तलवार इस्तेमाल करता था। तो मोहतरमा ने कहा कि अच्छा मेरी बात देख लो, ये इख्तियार आप तुम्हारे जज इस्तेमाल करेंगे। उन जजों ने इस्तेमाल किया, पहले नवाज शरीफ को भी निकाला, उससे पहले गिलानी साहब को भी निकाला, और अब भी हर रोज आज भी हमने सुना है कि जी ऐसा नहीं होगा तो हम कल वजीर आजम को बुलाएंगे, काबीना को बुलाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सूरत हाल हमारे यहाँ बनी हुई है, इस सूरत हाल की जिम्मेदारी मियाँ साहब पे तो नहीं आती। मियाँ साहब किससे इंतकाम ले रहे हैं या मियाँ साहब कौन सी अपनी बात से पीछे हट रहे हैं? ये मियाँ साहब की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों से बात करें जो कहते हैं जी कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते, वो उनके साथ जबरदस्ती मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। देखिए थैंक यू इरफान सिद्दीकी साहब। देखिए इसमें ना अब वो एंड में उन्होंने बात कर दी कि एहतसाब करने की जो ख्वाहिश है वो या उसको एक्सप्रेस करना वो ठीक, वो करना चाहिए, लेकिन उस पर अमल दरामद करना वो जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है कि मियाँ साहब जो है वो ये कह तो सकते हैं कि जी जिन लोगों ने उनको निकाला उनके खिलाफ जो है वो उनको कभी एहतसाब हो, लेकिन होगा नहीं, और वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन की चीज़ ये है कि जब वो सदर बनेंगे तो देखते हैं पहली तकरीर में क्या बात करते हैं। मैं तो इस बात पे बिल्कुल मैं कायम हूँ कि अगर मियाँ साहब ने अपनी जमात को उन मुश्किलात से निकालना है जहाँ पे वो इस वक्त मौजूद है, तो उनको एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग यंग पाकिस्तानियों के लिए को मैसेज देना पड़ेगा। जिस जमात का बड़ी इस्टेब्लिश जमात है PMLN, और ये इसने बड़ा सरवाइव किया है, कोई शक नहीं, 3 दिहाइयों से तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इसने सरवाइव किया है, प्रॉस्पर किया है। लेकिन इस वक्त जो आजकल का जो हालात हैं उसमें इसको इवॉल्व करना है, और ये जमात इवॉल्व नहीं कर पा रही, इसीलिए इसने इन इलेक्शंस में मार खाई। और फात साहब आपको याद है कि जब इमरान खान तकारीर किया करते थे तो हम भी जर्नलिस्ट भी बड़ी तनकीद करते थे कि रिपीटेटिव तकारीर है। तो अब नवाज शरीफ को भी इस बात का ख्याल रखना है कि उनकी तकारीर में चीज़ें बहुत रिपीट हो रही हैं, और लगता ये नई चीज़ क्या है, लगता ये कि वो माजी में ही रह रहे हैं। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक या बल्कि ऐसा करते हैं कि ब्रेक के बगैर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है, अगली स्टोरी आपने शुरू में उसकी बात की थी, लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो ये स्टोरी जानना चाह रहा है, और वो है कि ये सोलर के हवाले से हो क्या रहा है। कंफ्यूजिंग हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है क्या, जरा थोड़ा आप व्यूअर्स को बताएं। इसके आप बताते हैं कि ये क्या है खबर, और इसके हवाले से क्या है जो सवालात पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान में सोलर पैनल की कीमत में 40 से 60% कमी हो चुकी है, जिसकी वजह चीन की तरफ से पैदावार में इजाफा और मगरब में डिमांड की कमी है। इस वक्त 2 सोलर प्लेट 50,000 रुपए की मिलती हैं, जो माहाना कम अज कम 150 फी यूनिट बनाती हैं। बिजली के महंगे मुआहदों और IMF की शराइत पर महंगी बिजली ने लोगों को इस ऑप्शन की राह दिखाई। पाकिस्तान में शमसी तवानाई से 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जब 1000 मेगावाट की सोलर प्लेट्स बरामद हो चुकी हैं। 2017 में मुतबादिल तवानाई को फरोग देने के लिए पॉलिसी बनी, लेकिन अब बिजली पैदा करने वाले इदारों की कैपेसिटी पेमेंट हुकूमत का सरदर्द बन गई। और अब ये बन गया है मसला, और अब देखना यह है कि एक्चुअली ये नेट मीटरिंग जो है इसमें कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि हमने ये सुना कि तब्दीली के हवाले से मामला जो हैं वो गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है, लेकिन फिर जो तवानाई के जो वजीर हैं वैसे मदलगारी साहब, उनका बयान आया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मामला है और लेकिन इसमें परेशानी की बात ये कि 2013 के बाद नून लीग ही वो जमात थी जिसने ये आइडिया दिया था कि आप सोलर पैनल्स की तरफ जाएं, और आज नून लीग की गवर्नमेंट बिल्कुल जो इस पे टैक्स लगाने पे तुली हुई है। बिल्कुल ऐसी, इसीलिए पे बात करते हैं। हमारे साथ
हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब मौजूद हैं, माहिर मौशी अमूर हैं और एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर खालिद वली साहब भी हमें ज्वाइन करें, जिसपे वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पहले डॉक्टर ज़ुबैर से ज़रा बात करें। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फहद, हाउ आर यू? वेरी वेल जी, थैंक यू। एंड बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आप आते हैं, तशरीफ लाते हैं। बल्कि मैं अपने व्यूज़ को याद कराऊं कि बहुत अरसा पहले जब मैं एक अंग्रेज़ी में एक शो किया करता था, तो डॉक्टर ज़ुबैर जो थे वो उस टाइम ही वॉज वेरी काइंड। ये हमेशा आते थे और बड़ी ही जो है वो नपी तुली और गहरी बात करते थे। तो वंडरफुल टू हैव यू बैक डॉक्टर साहब। ये यानी एक आम जो कंज्यूमर है वो तो कुछ हद तक कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है। नेट मीटरिंग चेंज कर रहे हैं, जिस तरह बतूल अभी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि यही गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की जिसने सोलर को इतना पुश किया था, अब वही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को रिवर्स कर रही है। तो डॉक्टर साहब, ये आपको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है? फहद देखिए, ये जो आपने सवाल किया ना, ये तो आपको वजीरे जो वो है ना एनर्जी, उनसे ही पूछे। इन लोगों की हर रोज जो है माइंड तब्दील होता रहता है, लेकिन कहिए एक शेडो, एक साया सा आ गया है सोलर एनर्जी जनरेशन के ऊपर। अब इसके जो मसाइल हैं और इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, वो इसको अलग हम नहीं देख सकते। हमें इसको देखना होगा एक पूरी एनर्जी सेक्टर में जो प्राइवेट पावर जनरेशन है उसके मसाइल के अंदर। बात यह है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ IPP पॉलिसीज़ के तहत 92 में भी, और 2002, 94, 2002 और फिर 15-16 में कई इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट की, और वो ऐसे मरात पर और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पर की जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही बेइंसाफ और यकतरफा एक ऐसी एग्रीमेंट्स की जिसमें पाकिस्तान ने इन इन्वेस्टर्स को 18%, 18% मुनाफा ऑन इक्विटी गारंटी कर दिया। अब देखिए ना, ये इस किस्म की गारंटी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी इन्वेस्टमेंट पर पाकिस्तान ने किसी शोबे में किसी भी इन्वेस्टर को नहीं दी। इनको जब ये दी तो इसको तो इन्होंने 18% को सूद बना दिया है किस्म का, कि चाहे इसमें इनको जो भी होगा इनको ये पैसे मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये जो अग्रीमेंट हुए थे, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा उंगलियां उठी। लेकिन अब जो सूरत हाल आ गई है सोलर के हवाले से, अब क्या ये एक रिवर्स केयर लग रहा है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, एक आधा मिनट मुझे दे। ये देखिए, इसकी वजह से जो बोझ पड़ा है वो ये है कि अगर हम उनसे वो बिजली नहीं लेंगे, चूंकि वो इतनी महंगी पड़ती है, पाकिस्तान से बिजली नहीं लेगा तो उसके पैसे फिर भी हुकूमत पाकिस्तान को इन प्रोड्यूसर्स को देने होंगे, और उसकी वजह से इतने बड़े अरबों रुपए के वाजिबात हो गए हैं, और इसी में फिर डॉलर की भी कई। लेकिन आपके कहने का मतलब यही है डॉक्टर साहब कि जो इसका बोझ है वो मिडिल क्लास पे आ रहा है। लेकिन आप समझा ये दें कि अगर जो सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं वो अपनी बिजली हुकूमत को देंगे, फिर हुकूमत बिजली महंगी करके उनको वापस भेजेगी, तो ये जो साइकिल है ये आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होगा? इसमें कंज्यूमर अपनी जान किस तरह बचा सकते हैं? क्या डील होगी? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अब चूंकि इतना बड़ा बोझ है, जिन्होंने कारोबार चलाना है, इंडस्ट्री ने, तो आपको पता है कि पिछले साल में जो बिजली की ऑफ टेक थी और इस साल अभी 50% कम हो गई है, और इसी तरह जो आम कंज्यूमर है वो भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये जाहिर है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है कंज्यूमर्स ने, और इस जो इन्वेस्टमेंट की है ये गवर्नमेंट की अनाउंस पॉलिसी के तहत की है, और उन्होंने सोलर पैनल्स में अपने जो भी लाइफ टाइम सेविंग्स थी, जो उनके जो बचा का पैसा था, वो इसमें डालकर अपनी बिजली की कीमत को कम करने की कोशिश की है। ये फिर उन लोगों के साथ तो ज्यादती है डॉक्टर साहब, फिर तो ये ज्यादती है उन लोगों के साथ जिन्होंने पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया, क्लीन एनर्जी की तरफ इन्वेस्ट किया, और अब उसी वजह से उनको अब सजा मिल रही है। बिल्कुल देखिए, ये पाकिस्तान की हुकूमत की एक आदत पड़ गई है कि जहां पर एक वादा करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, उससे पीछे हटते हैं, और ये ऐसे माहौल में कि जब प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ हर रोज
بیرونی ملک جاتے ہیں, باہر کی انویسٹمنٹس کو انوائٹ کر رہے ہیں اور انویسٹرز کو کہتے ہیں یہاں پر آؤ. جب ہم نے اپنے عام لوگوں کو جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا کوئی اور ہیں جنہوں نے اپنے گھر پر سولر پینلز لگائے ہیں, ان کی انویسٹمنٹس کو اب ہم ان کو ان کی آنر نہیں کر رہے, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو. اور دوسری طرف اس کا جو دوسرا پہلو ہے آئی پی پیز کی طرف میں بار بار جا رہا ہوں, وہ اس لیے ہے فہد کہ وہاں پر تو جو ایگریمنٹس ہوئی ہیں وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں نہیں کھڑی ہو سکتی, اس لیے کہ وہ اس میں جو شرائط ہیں وہ اتنی یک طرفہ ہیں اور اتنے بے انصاف میں لکھی ہوئی ہے. ان کو چیلنج نہیں کر رہے. دیکھیں ان کو تو چیلنج کرنا چاہیے تھا, they should have gone to court on those. ان کی بلکہ جو ٹرم تھی وہ بھی ایکسپائر ہو رہی تھی, اب اس کو پھر رینیو بھی کر دیا, انہی کے غلط شرائط کو پھر رینیو کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو حالات, یہ جو سولر پینل میں کی ایشو پیدا ہو رہا ہے, بہت پرابلم کریٹ ہوتا ہے, جو بڑا بوجھ ہے آئی پی پیز کا, اس سے نپٹنے کو یہ تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کو انشاءاللہ پھر ہم تکلیف دیں گے, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ معاملہ آبویسلی اب یہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ایک کلیئر کٹ پالیسی جو ہے وہ سامنے آنی ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی بڑی اپنی آرگومنٹس ہیں کہ جی اس سے جو ہے وہ ٹیکنیکل آرگومنٹس ہیں کہ کس طریقے سے جو غریب طبقہ ہے اس پہ زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے. لیکن دیکھیں ایک لارجر ٹرینڈ ہے دنیا میں کہ آپ نے کلین انرجی کی طرف جانا ہے, اور سولر جو ہے یا ونڈ ہے یہ کلین انرجیز ہیں. تو ہم نے شارٹ ٹرم گورنمنٹ شارٹ ٹرم گین دیکھی, جی ہم یہ پالیسی چینج کریں تو ہمیں زیادہ پیسہ مل جائے گا, لیکن اس کا جو لانگ ٹرم نقصان ہے وہ یہ کہ آپ کلین انرجی کو کی طرف سے جو آپ اس کو انسینٹیوائز کرنے کی بجائے آپ الٹا ان کو جو ہے لوگوں کو پنش کریں. اچھا, اسی کے ایک دو اور بڑے اہم پہلو ہیں لوگوں کو تاکہ اور تھوڑا کلیئر ہو جائے. تو اس میں دو طرح کے موقف ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں اس معاملے پہ, اور ڈاکٹر خالد ولید صاحب وہ بھی انرجی ایکسپرٹ ہیں, ہمیں جوائن کریں, ان سے مزید جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر خالد ولید السلام علیکم. وعلیکم السلام, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سولر کا معاملہ جو ہے اس میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ ایکچولی کیا کرنا چاہ رہی ہے, اور اس سے کیا نقصان ہوگا یا کوئی اگر فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس کا ویسے فائدہ ہی فائدہ ہے پاکستان کو. اگر آپ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں آپ کو دوں تو پاکستان کا جو کنزمپشن مکس ہے الیکٹریسٹی کا پاور کا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 50% ہم ریزیڈینشیل سیکٹر جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے, صرف 20% انڈسٹریل سیکٹر کنزیوم کرتا ہے. اب اگر آپ پاکستان کا جنریشن مکس دیکھیں تو ہم ڈالرز خرچ کر کے الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا 50% ہم لوگ جو ہے وہ ان پروڈکٹیو یوز میں خرچ کر دیتے ہیں ریزیڈینشیل الیکٹریسٹی کے طور پہ, کنزمپشن کے طور پہ. تو سولر روف ٹاپ اور نیٹ میٹرنگ ہمیں ایک موقع پرووائڈ کر رہا ہے, ایک ٹول پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم اس الیکٹریسٹی کنزمپشن مکس کو ٹرانسفارم کر سکیں کہ ریزیڈینشیل شیئر جو ہے وہ کم ہوگا نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے, سولر روف ٹاپ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ کم ہوگی, اب وہ ڈیمانڈ کم ہونے سے فائنینشیل انسٹیبلٹی آتی ہے ڈسکوز کے لیے, تو اس ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے, ڈسکوز کو چاہیے کہ وہ انوویٹو ٹیرف متعارف کرائیں انڈسٹریز کے لیے, اور انڈسٹریز کو واپس گریڈ پہ لے کے آئیں. یہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس بن گئے تھے انڈسٹریز میں, تو وہ اگر واپس گریڈ پہ آتے ہیں تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک یہ کہ گریڈ میں ڈیمانڈ آئے گی اور وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سٹیبل ہوگی, وہ ایسا نہیں کہ وہ دن میں ہے رات میں نہیں ہے, وہ شفٹس میں چل رہی ہوتی ہے انڈسٹریز, سردیوں میں ہے گرمیوں میں نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ شفٹ والا لیکن جو نیٹ میٹرنگ ہے ڈاکٹر صاحب, جو نیٹ میٹرنگ ہے جو لوگوں نے گھروں میں سولر لگائے ہوئے ہیں, اس سے جب وہ اگر اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ گریڈ سے تھوڑا زیادہ آف ہو گئے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ گریڈ میں ان کے اس وجہ سے سولر کی وجہ سے جو نیشنل گریڈ ہے اس میں ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, تو اس لیے گورنمنٹ کے ریونیوز پہ افیکٹ ہو رہا ہے, اس لیے اب وہ اپنی ہی پالیسی کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو سولر استعمال کر رہے تھے ان کو اب وہ سولر مہنگا پڑے تو واپس وہ گریڈ میں آئیں. یہ ہے منطق؟ بالکل جو پرائس سگنل جو سگنل دیا گیا مارکیٹ کو وہ کچھ ایسا ہی تھا. حالانکہ منسٹری آف انرجی کی طرف سے کلیریفیکیشن آ گئی کہ ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو چونکہ ان کو ایک ریونیو سٹریم جاتی نظر آ رہی ہے کہ یہ وہ صارف ہیں جو ریگولرلی بل دیتے تھے, تو یہ جب سولر پہ کنورٹ ہو جائیں گے تو obviously ان کے فائنینسز پہ, ان کی ریونیو سٹریم پہ جو ہے وہ فرق آتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس سے گھبرائیں نہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور گورنمنٹ, اس کو ہونے دیں.
रेजिडेंशियल सेक्टर जितना ऑफ ग्रिड जाएगा, जितना सोलर रूफटॉप पे नेट मीटरिंग पे जाएगा, उतनी गुंजाइश बढ़ती जाएगी कि पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रिड पे लेके आए। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है, आपके इकोनॉमिक इशारिये ठीक होते हैं, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, एक्सचेंज रेट नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए आपका मैं थोड़ा सा मुझे मजीद वजाहत करें। आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ये जो पॉलिसी बनाने जा रही है जिससे नेट मीट जिन लोगों ने सोलर लगाया हुआ है उनके लिए नुकसान होगा, जिन लोगों ने सोलर लगाया, तो आप कह रहे हैं कि उनके लिए, उन लोगों के लिए नुकसान ठीक है क्योंकि उससे जो इंडस्ट्री है या जो गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यूज में फायदा होगा, चाहे उन लोगों के लिए नुकसान हो जाए जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट के कहने पर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कि और ज्यादा रेजिडेंशियल सेक्टर जो है वो नेट मीटरिंग की तरफ आए और सोलर रूफटॉप की तरफ आए। तो वो तो उल्टा कर रहे हैं ना, जो अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन है ये कम हो सके। लेकिन डॉक्टर साहब फिर तो वो तो उल्टा कर रहे हैं, वो यानी गवर्नमेंट वो कर रही है जो आप कह रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए, यानी कि वो गलत कर रहे हैं। जी, गवर्नमेंट जो जिस तरह के सिग्नल्स मार्केट में आ रहे हैं, डिस्करेज किया जा रहा है सोलर को या नेट मीटरिंग को, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट को तो बैटरी स्टोरेज पे सब्सिडीज देके बैटरी के साथ लिंक करना चाहिए, ताकि हमारा ये जो फ्लक्चुएशन आता है कि दिन में सोलर है, रात में आपको ग्रिड से कनेक्ट होना पड़ता है, आप बल्कि एक ही स्मूथ पैटर्न के साथ रेजिडेंसेस चलें। और ये जो फर्क आ रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट परेशान है, इसको इंडस्ट्रीज को वापस ग्रिड पे लाके, ये जो आपकी कैप्टिव पावर प्लांट की पॉलिसी है इसको चेंज करते हुए वापस इंडस्ट्रीज को ग्रिड पे लेके आए, ताकि प्रोडक्टिव डिमांड जनरेट हो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में पाकिस्तान के, और वो जो है वो पाकिस्तान को डॉलर्स भी अर्न करके दे रही होगी एक्सपोर्ट में, और पाकिस्तान का टैरिफ शायद नीचे आ रहा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब ज्वाइन कर रहे थे प्रोग्राम में। देखिए हमारे दोनों गेस्ट वही बात करें मोरलेस कि ये गवर्नमेंट को जो है वो इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो सोलर जो है वो सारी दुनिया उधर ही जा रही है। बिल्कुल, और दीगर ममालिक में ये हो रहा है कि नेट मीटरिंग का सिस्टम है लेकिन वो एक्सेसिव यूनिट खरीदते हैं, जो आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर वो कोई हक नहीं जताते। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उसके बाद उनके जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे यूनुस ढागा साहब, उन्होंने खत लिखा वजीर आजम को कि हम सेक्रेटरी थे, मिनिस्टर नहीं, सेक्रेटरी। कैपेसिटी ट्रैप में फंस चुके हैं और आप ये आईपीपीज के चक्कर से बाहर निकलें और सोलर की तरफ जाएं, और उनको इसी खत की वजह से ओहदे से हटा दिया गया था। और आज हुकूमत अपने उन्हीं इकदाम को सीधा करने की कोशिश कर रही है, वैसे इकदाम करके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।